हे गाइस, वेलकम टू ज्ञान मंत्र IQ। आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन पार्ट 1। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ ज्ञान मंत्रा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए सो दैट कोई भी नया वीडियो आता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन पढ़ने की नीड क्या पड़ी? तो ये नीड इसलिए पड़ी क्योंकि जो न्यूटन नाम के अपने साइंटिस्ट थे, जिनको अपन ने पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, जिनने 3 लॉज ऑफ मोशन भी दिए थे, तो वो एक दिन बैठे थे एक ट्री के नीचे। ठीक है, अब वो बैठे थे, उनके ऊपर एप्पल गिरता है, तो एकदम से उनको ऐसा सोचते हैं वो कि एप्पल नीचे क्यों आया। ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हो तो वो एक सर्टेन हाइट के बाद जाके नीचे क्यों आ जाता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन उनके दिमाग में अराइज होते हैं। ठीक है, अगर मून है तो वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि बॉल आपने फेंकी, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट जो था अपन ने ऊपर फेंका था और एक सर्टेन हाइट के बाद नीचे आ गया था, वो बॉल मान लीजिए आपकी बॉल थी। ठीक है, तो ऐसे ही जो मून है जो आपको ऊपर दिखता है, वो अर्थ के ऊपर क्यों नहीं आ जाता, नीचे क्यों नहीं आ जाता। ठीक है, उसके बाद जो आपके प्लैनेट है वो सन के अराउंड क्यों रिवॉल्व करते हैं, ये सब क्वेश्चन उनके दिमाग में अराइज होते हैं। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पे देखो एक इंसान खड़ा है। ठीक है, उसने क्या किया, एक स्टोन को एक थ्रेड से बांध लिया और उसको वो घुमा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों सर्कुलर उसमें घूम रहा है, ये सारे क्वेश्चन उनके दिमाग में आते हैं। आइए एक बार स्लाइड पे देख लेते हैं अपन इसको। सो वी नो दैट मून goes around the earth. ठीक है, an object when throws upward reaches a certain height and then falls down. It is said that when Newton was sitting under a tree, an apple fell on him. The fall of the apple made Newton start thinking. ठीक है, ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, सिर्फ एक बार स्लाइड पढ़ना है तो वो अपन देख रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखा है फर्स्ट पैराग्राफ में कि न्यूटन जो हैं वो एक ट्री के अंडर जब बैठे थे तो उनने ये सोचा, जब उनके ऊपर एक एप्पल गिरता है, कि ये फॉल ऑफ द एप्पल क्यों हुआ है। ठीक है, मून जो है वो अराउंड द अर्थ क्यों है। ठीक है, अगर कोई बॉडी है वो एक अपवर्ड थ्रोन होती है तो वो एक सर्टेन हाइट के बाद नीचे क्यों आती है, ये सब चीज़ों के बारे में दिया है फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में क्या है, ही थ्रो दैट इफ़ द अर्थ कैन अट्रैक्ट एन एप्पल कैन इट नॉट अट्रैक्ट द मून। तो उसके दिमाग में क्या आता है, उनके दिमाग में क्या आता है न्यूटन के, कि जब आपकी बॉल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अट्रैक्ट होके नीचे आ जा रहा है, जैसे कि एप्पल का ही केस ले लीजिए आप, तो मून क्यों नहीं आ रहा है। इज द फोर्स द सेम इन बोथ द केसेस? He conjectured that the same type of force is responsible in both the cases. He argued at each point of its orbit the moon falls towards the earth instead of going off in straight line, so it must be attracted by the earth, but we do not really see the moon falling towards the earth. Let us try to understand the motion of the moon by given एक्टिविटी। ठीक है, तो आपने देखा कि जो मून है वो ऐसा नहीं है कि अर्थ के पास सीधे लाइन में आके अट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, वो राउंड में मूव कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्या है जो उसको मूव करवा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप किससे समझोगे, एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे वो मैन का मैंने आपको बताया था। ठीक है, कि उसने क्या किया था, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये मैन खड़ा हुआ है आपका, तो इसने क्या किया था, अब एक स्टोन को एक थ्रेड से टाई किया था। ठीक है, अब ये जो है वो सर्कुलर मोशन में आपका स्टोन मूव कर रहा है। ऐसी क्या वजह है कि ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ अपन इस एग्जाम्पल से समझने वाले हैं। टेक अ पीस ऑफ थ्रेड, टाई a small stone at one hand, hold the other end of the thread and whirl it around as shown in figure. ठीक है, note the motion of the stone, release the thread, again note the direction of motion of the stone. Before the thread is released, the stone moves in a circular path with a certain speed and changes direction at every point.
The change in direction involves change in velocity or acceleration. The force that causes this acceleration keeps the body moving along a circular path is acting towards the center, and this force is called सेंट्रिपिटल फोर्स. ठीक है, तो अब ये जो आपका स्टोन है वो सर्कुलर क्यों मूव कर रहा है? इट इज़ ड्यू टू अ सेंट्रिपिटल फोर्स. अब सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होती है? ठीक है, सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होती है? फोर्स दैट कॉजेज एक्सेलरेशन, ठीक है, एंड कीप्स द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ इज एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रिपिटल फोर्स. ठीक है, अब ये जो थ्रेड है, ठीक है, ये मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो इसकी डायरेक्शन और स्पीड दोनों ही चेंज हो रही है. ठीक है, दोनों चेंज हो रही है. अगर नहीं होती तो ये ऐसा नहीं चला जाता. दोनों चेंज हो रही है, स्पीड भी और डायरेक्शन भी, और इस वजह से वेलोसिटी भी चेंज होगी. अब चेंज इन वेलोसिटी को क्या बोलते हो? एक्सेलरेशन बोलते हो. ठीक है, सो ये जो फोर्स है जो कि कॉज कर रही है क्या? ये एक्सेलरेशन को, और बॉडी को मूव करा रही है सर्कुलर पाथ में, उसको आप बोलते हो सेंट्रिपिटल फोर्स. सेंट्रिपिटल फोर्स एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, तो आगे नेक्स्ट जो अपन इम्पॉर्टेंट टर्म पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है. अभी तक अपन एक बेसिक इंट्रो देखा ग्रेविटेशन का. ठीक है, न्यूटन के दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन अराइज हुए उनके बारे में देखा, और सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होती है ये समझा. ठीक है, तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, उसको अपन बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स. ठीक है, तो मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ना, उसको बोलोगे आप ग्रेविटेशनल फोर्स. तो साइड पे देख लेते हैं एक बार. द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू द सेंट्रिपिटल फोर्स. तो इससे आप समझ लोगे कि जो मोशन ऑफ द मून है वो अराउंड अर्थ है, वो किस वजह से है? सेंट्रिपिटल फोर्स के कारण. द सेंट्रिपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ. इफ देयर वेयर नो सच फोर्स द मून वुड परस्यू अ यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन. ठीक है, अब जो मून है वो आपका सर्कुलर क्यों है अराउंड द अर्थ? क्योंकि सेंट्रिपिटल फोर्स है. अगर सेंट्रिपिटल फोर्स नहीं होगी तो मून ऐसा भी ट्रैवल कर सकता था स्ट्रेट लाइन में. ठीक है, ये चीज़ बोली है इस पॉइंट में. इन आवर सोलर सिस्टम ऑल प्लैनेट्स गो अराउंड द सन. बाय आर्ग्यूइंग द सेम वे वी कैन से दैट देयर एग्जिस्ट अ फोर्स बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट. फ्रॉम द अबव फैक्ट न्यूटन कंक्लूड दैट not only does the earth attract an apple and the moon, but all objects in the universe attract each other. The force of attraction between the object is called gravitation force. So, न्यूटन ने क्या बोला? बाद में इस चीज़ को कंक्लूड किया कि जो सन है, ठीक है, उसके अराउंड प्लैनेट मूव कर रहे हैं. ठीक है, जो मून है वो अराउंड अर्थ है. ठीक है, और जो आपका एप्पल है वो अट्रैक्ट हुआ है, और ये सब चीज़ें किसके वजह से हैं? आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन फोर्स. तो अभी तक अपन ने क्या क्या समझ लिया? जो भी क्वेश्चंस अराइज हुए थे साइंटिस्ट न्यूटन के दिमाग में वो सब समझ लिए, और आपने सेंट्रिपिटल फोर्स समझ लिया, ग्रेविटेशनल फोर्स समझ लिया. नेक्स्ट कंसेप्ट अपन देखेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ये क्या होता है? तो इसको पहले डायग्राम्स के थ्रू समझ लीजिए, आप डायग्राम के थ्रू देख लीजिए, फिर अपन उसकी स्टेटमेंट देखते हैं. अब यहाँ पे आप देख रहे हो दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ए है एक बी है. ठीक है, ए का जो मास है वो कैपिटल एम है और बी का जो मास है वो स्मॉल एम है. ठीक है, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी मास ऑफ देयर प्रोडक्ट, और इन्वर्सली जो होगी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम. इनके बीच का डिफरेंस क्या है?
बॉडी के बीच का डिफरेंस आपका d है, जो कि a के सेंटर और b के सेंटर को ज्वाइन करके मिला है आपको, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो थी, जो अभी मैंने बोली, वो थी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। स्लाइड पे देख के और अच्छे से समझ सकते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट, इसी को क्या बोलते हैं अपन? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब फोर्स जो है वो force which is proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them. The force is along the line joining the center of two objects. सेम जो चीज़ मैंने आपको समझाई वो स्टेटमेंट में लिखी हुई है। क्या कि एक ए बॉडी है, एक बी बॉडी है, उनका मास है कैपिटल एम और स्मॉल एम, ठीक है। उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो डी से डिनोट किया है। तो फोर्स क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ मासेस के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस बिटवीन दैम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम, ठीक है। अब यही चीज़ आपको यहाँ लिखी हुई मिलेगी सेकंड पॉइंट में। टू ऑब्जेक्ट्स हैं ए एंड बी, मास लिया है उसका, डिस्टेंस लिया है उसका, ठीक है। ये आपका फिगर में शोन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स बी एफ, फोर्स क्या है? दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप क्या समझोगे कि द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इससे अगर जब आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को, और ये तो आपका एंड आपको फॉर्मूला मिलेगा ये वाला, ठीक है। अब ये फॉर्मूला बनता कैसे? आपको फाइनल फॉर्मूला ये मिलेगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, ठीक है। अब आपने स्टेटमेंट में दो चीज़ें ली है, एक तो आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला कंसेप्ट लिया और एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला, ठीक है। तो इससे आप क्या समझोगे कि दो इक्वेशन बनेंगी अपनी, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में आपने देखा कि फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ देयर प्रोडक्ट। सेकेंड इक्वेशन जब आप देखोगे कि जो फोर्स है बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। जब आप 1 और 2 को कंबाइन करोगे तो आपको ये वाली टर्म मिलेगी। उसके बाद आप जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो और इक्वल टू का साइन लगाते हो तो आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है जो कि आपका कैपिटल जी होगा। जी को आप बोलोगे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोला जाता है। अब इस फॉर्मूले के थ्रू जो आपको ये मिला है, इसके थ्रू आपको जी की वैल्यू निकालनी है। तो आप कैसे निकाल सकते हो? यहाँ पे देख सकते हो एफ को आप इक्वल टू के इधर ले गए तो एफ इंटू डी का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू जी एम डी इंटू एम कैपिटल इंटू स्मॉल एम, ठीक है। ये टर्म मिली आपको। फिर आपको जी की वैल्यू निकालनी है तो इसको भी आप इक्वल टू के इधर ले जाओगे, ठीक है। तो जी की वैल्यू आ जाएगी आपकी जी इज इक्वल्स टू एफ डी का स्क्वायर अपॉन कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम। सो एसआई यूनिट ऑफ जी कैसे निकाल सकते हो? एसआई यूनिट ऑफ जी होती क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। अभी ये कैसे आई? किसी को याद नहीं हो पाता है तो उसके लिए आप ऐसे सीख सकते हो। देखो फोर्स को आपने न्यूटन लिख लिया, ठीक है, डिस्टेंस का स्क्वायर है यहाँ पे तो आप क्या लिखोगे? मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसी को आप यहाँ पे जो लिखा है ना ये केजी जो इन्वर्स 2 है, इन्वर्स जो साइन दिख रहा है आपको, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो केजी अपॉन में केजी। केजी कैसे आया? क्योंकि प्रोडक्ट है मास का, स्क्वायर आएगा क्योंकि दो मास है। जब ये आप ऊपर पहुंचाते हो मतलब ये डिवाइड का साइन हटा देते हो तब यहाँ पे माइनस लग जाता है साइन, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखे, तो ये क्या हो गई आपकी एसआई यूनिट जी की। अब एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं जो कि आपके ग्रेविटेशन लॉ ऑफ कांस्टेंट पे ही बेस्ड है। Example, the mass of the earth is 6 into 10 to the power 24 kg and that of the moon is 7.4 into 10 to the power 22 kg. If the distance between the earth and the moon is 3.84 into 10 to the power 5 km, calculate the force exerted by earth on the moon. G is equals to 6.7 into 10 to the power minus 11 Newton meter square kg square.
पर kg², ठीक है। सो जी की वैल्यू आपको कई न्यूमेरिकल में दी होगी, नहीं तो आपको याद भी करनी पड़ेगी क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, यही रहती है, ठीक है। इस न्यूमेरिकल में तो आपको दी हुई है, सो डोंट वरी। मास ऑफ द अर्थ, 2 मास दिए हैं आपको, ठीक है। आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाना है, फॉर्मूला आपको पता है। 2 मास की ज़रूरत पड़ेगी, डिस्टेंस की और ग्रेविटेशन कांस्टेंट की, ठीक है। फोर्स तो आपको कैलकुलेट करनी है। तो 1 मास है अर्थ का, 1 मून का, दोनों आपको दिया हुआ है और आपको डिस्टेंस भी दिया हुआ है, बस फॉर्मूले में पुटअप करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, बस आपको ये और देखना है सॉल्यूशन के समय कि यूनिट्स क्या क्या हैं। मास तो आपका सही दिया है, केजी में दिया है, दोनों मास जो है मून का और अर्थ का, तो आपको एज इट इज रखना है आपके फॉर्मूला में। डिस्टेंस जो है आपका किलोमीटर में दिया हुआ है, इसको आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आपका इंटू से 1000 हुआ है, तो यहाँ मीटर में आपका चेंज हो गया। जी की वैल्यू आपकी दी हुई है, फॉर्मूले में पुटअप करो। सो आपकी फाइनल आंसर क्या आएगा कैलकुलेशन के बाद, 2.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन। Thus the force exerted by the earth on the moon is 2.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन। अब ये जो कैलकुलेशन है ये बहुत इजी होता है, ये सब नहीं समझा पाएंगे यहाँ पे, है ना। अगर फिर भी डाउट है तो यू कैन आस्क ऑन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि ये आप मैथ्स जब पढ़ रहे हो तो इतना तो सॉल्व करना आना चाहिए आपको, बस काटना पीटना ही तो है, बाकी तो सब हो ही गया है आपका। फॉर PDF आप ज्ञान मंत्रा चैनल को ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पे, सो आपको इस लेक्चर की पूरी PDF वहाँ पे मिल जाएगी। दैट्स ऑल। लास्ट आगे का जो पार्ट है अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।